साथियों नमस्कार। मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत। और आज जिस बिंदु पर आज के क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं वो है आपातकाल उपबंधों से संबंधित हमारे संविधान में किए गए संविधान संशोधन और उसके संदर्भ में न्यायालय वाद। देखिए, आपातकाल का जो उपबंध है हमारे संविधान का एक विवादास्पद विषय रहा है। विवादास्पद विषय रहने का कारण ये है कि आपातकालीन जो उपबंध हैं वह हमारे संविधान के संघीय चरित्र को एकात्मक लक्षण में बदल देते हैं, अर्थात संघ सरकार की जो शक्तियां हैं उनको असीमित रूप से बढ़ा देते हैं। यहाँ तक कि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो भी किसके पास में आ जाता है? संघ सरकार के पास में आ जाता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से जब हमारी संविधान सभा में संविधान बन रहा था उस समय भी संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी अलग अलग राय इस विषय में थी कि आपातकालीन उपबंधों को हमारे संविधान में शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहरहाल संविधान सभा में पारित हुआ संविधान और आपातकालीन उपबंधों को हमारे संविधान में जोड़ा गया। लेकिन ये जो आपातकालीन जो उपबंध हैं उनके जो परिणाम किस प्रकार के हो सकते हैं वो 1975 में जब आपातकाल पूरे देश में लागू हुआ तब देखने को मिला। और उस समय इसकी काफ़ी आलोचना भी की गई उस उपबंध की। तो तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार आपातकालीन जो उपबंध मूल संविधान में हमारे किए गए थे उनको कुछ संविधान संशोधनों के माध्यम से बदला गया। तो कहने का तात्पर्य है देश और काल की आवश्यकताओं के अनुसार जो आपातकालीन उपबंध हैं उनमें संविधान संशोधनों के माध्यम से क्या किया गया? परिवर्तन किया गया। और हमारे जो माननीय न्यायालय हैं उन्होंने भी समय समय पर अपने निर्णयों में आपातकालीन जो उपबंध हैं उनमें कुछ परिवर्तन करने का जो है वो प्रयास किया। तो आइए देखते हैं किस किस प्रकार के ऐसे संविधान संशोधन थे। संविधान संशोधन किससे संबंधित? आपातकालीन उपबंधों से संबंधित और कुछ न्यायालयवादों को और आपातकाल से संबंधित कुछ तथ्यों को हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो आइए क्लास को प्रारंभ करें। सबसे पहले हम बात करते हैं आपातकाल से संबंधित संवैधानिक संशोधन जो अब तक हुए हैं उनके बारे में। सबसे पहला इस संदर्भ में संविधान संशोधन होता है 38वां संविधान संशोधन 1975 में ये संशोधन होता है। और इसके द्वारा ये व्यवस्था की जाती है कि यदि देश में पहले से भी आपातकाल लगा हो तो एक और घोषणा आपातकाल की जा सकती है। मान लो देश के किसी पार्ट में, मान लो देश आपातकाल जो लगाया जा सकता है वो क्या लगाया जा सकता है? या तो पूरे देश में या देश के किसी हिस्से में लगाया जा सकता है। तो पहले से मान लो क्या हो? आपातकाल लागू हो। क्या हो? आपातकाल पहले से ही लागू हो। आपातकाल की राष्ट्रपति घोषणा कर दे, आपातकाल चल रहा हो, आपातकाल की घोषणा चल रही हो और उसी दौरान क्या दूसरे आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? इस संदर्भ में संविधान में उपबंध नहीं था, लेकिन 38वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा, याद करें 1975 में हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी। उस समय तक ये प्रावधान नहीं था कि क्या एक इमरजेंसी की घोषणा लागू है देश में तो उसी दौरान दूसरी इमरजेंसी की घोषणा या दूसरे आपातकाल की घोषणा भी की जा सकती है। ये 38वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये चीज जोड़ी गई कि हाँ, यदि एक आपातकाल की घोषणा पहले से है और इस उद्घोषणा के रहते हुए भी दूसरी आपातकाल की उद्घोषणा भी राष्ट्रपति कर सकता है। ये किसके द्वारा किया गया व्यवस्था? 38वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा ये व्यवस्था की गई। उसके बाद नेक्स्ट संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया और उसमें ये व्यवस्था की गई, ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहलाता है। 42वां संविधान संशोधन, बहुत सी व्यवस्थाएं संविधान की इस दौरान बदली गई थी। आपातकाल देश में लगा हुआ था और संविधान संशोधन भी उस दौरान बहुत सारे होते हैं और जो संविधान में जो कुछ विशेषताएं हैं उनको बदला जाता है। इसी प्रकार से एक व्यवस्था को बदला गया। पहले ये व्यवस्था थी हमारे मूल संविधान में कि आपातकाल लगेगा तो वो पूरे देश में ही लगेगा, देश के किसी एक हिस्से में नहीं लगेगा। लेकिन जब आपातकाल देश में लगा तो अलग अलग हिस्सों में जो है उसका विरोध अलग अलग मात्रा में होता है। उस विरोध को दबाने के लिए अलग अलग जगह क्या किया गया? ये आपातकाल लगाने की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई। पहले व्यवस्था क्या थी 42वें संविधान संशोधन से पूर्व कि आपातकाल पूरे देश में ही लगाया जा सकता है, देश के किसी हिस्से में नहीं लगाया जा सकता। लेकिन बाद में क्या व्यवस्था कर दी गई कि पूरे देश में भी लगाया जा सकता है और देश के किसी एक पर्टिकुलर हिस्से में भी आपातकाल या इमरजेंसी लगाई जा सकती है। उसके बाद आता है 44वां संविधान संशोधन। अब 44वां संविधान संशोधन जो आया था वो 1978 में आया था और आप सभी लोगों को मालूम है कि 1975 में आपातकाल लगाया गया और उसके द्वारा लोकसभा की अवधि को 1977 तक बढ़ा दिया गया था। अब ये जो आपातकाल लगा था, आपातकाल लगने के दौरान यह आवश्यकता महसूस हुई
कि आपातकाल से संबंधित बहुत सारे प्रावधानों को बदलना आवश्यक है ताकि आपातकाल का कोई सरकार दुरुपयोग न कर सके। तो इसके लिए 44वां संविधान संशोधन किया गया और इस 44वें संविधान संशोधन के द्वारा बहुत सारी चीजें जो हमारे मूल संविधान में आपातकाल के संदर्भ में लिखी गई थी उनको चेंज कर दिया गया। क्या क्या चेंज किया गया वो अगली स्लाइड में हम देखेंगे, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन से बहुत सारी व्यवस्थाएं बदली गई, तो इस स्लाइड में वो चीज आनी संभव नहीं थी, तो अगली स्लाइड में उसको हम देखेंगे। इसके अलावा 68वां संविधान संशोधन एक 1991 में किया गया, वो भी आपातकाल से संबंधित था। और इसमें क्या किया गया कि राष्ट्रपति शासन की जो अवधि, सामान्यतः हम देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए जारी रखा जा सकता है, राज्यों में 3 वर्ष तक के लिए जारी रखा जा सकता है। लेकिन इस 68वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा इस अवधि को अधिकतम 5 वर्ष किया गया। किसके लिए? सिर्फ पंजाब के लिए। पिछली जो हमारी क्लास थी आपातकाल के जब संवैधानिक उपबंध हमने पढ़े थे तो उसमें हमने देखा था कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 साल तक ही किसी राज्य में जारी रह सकता है, लेकिन पंजाब के लिए विशेष स्थिति कितने? 5 वर्ष। लेकिन मूल संविधान में क्या था? पंजाब के लिए भी 3 वर्ष ही था। 68वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा ये व्यवस्था बदली गई थी। बात कर रहे थे हम 44वें संविधान संशोधन 1978 में। काफी सारी चीजें आपातकाल के संदर्भ में इस संविधान संशोधन के माध्यम से परिवर्तित की जाती है। आइए देखते हैं कौन कौन सी चीजें परिवर्तित की जाती हैं 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1978 में। सबसे पहली चीज, मूल संविधान में यह व्यवस्था थी कि आपातकाल लगाने के लिए जो सिफारिश की जाएगी वो किसके द्वारा? जैसे अन्य चीजों के लिए सिफारिश कौन करता है? मंत्रिपरिषद। वैसे ही आपातकाल लगाने के लिए सिफारिश भी कौन करे? मंत्रिपरिषद ही करे। इस व्यवस्था को बदला गया और बदल के बाद में क्या कहा गया? मंत्रिपरिषद नहीं, मंत्रिमंडल की सिफारिश आवश्यक होगी और वो भी लिखित सिफारिश आवश्यक होगी, तभी आपातकाल क्या करा जा सकता है? लगाया जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, पहले यदि आपातकाल की उद्घोषणा कर दी जाती थी, इमरजेंसी यदि लगा दी जाती थी, तो वो कितने महीने तक जारी रहती थी? 2 महीने तक जारी रहती थी। मूल संविधान में ये प्रावधान था, लेकिन बाद में बदल दिया गया और क्या कहा गया कि एक बार राष्ट्रपति ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी तो उस घोषणा की प्रभाव अवधि 2 महीने की जगह कितनी रहेगी? अब 1 महीने रहेगी। पहले आपातकाल यदि लगाना होता था और 1 महीने बाद भी उसको यदि क्या रखना होता था, पहले 2 माह की अवधि थी, 2 माह से ज्यादा यदि रखना होता था तो संसद का अनुमोदन तो लेना होता था, लेकिन कैसे लेना होता था? साधारण बहुमत से लेना होता था। इस व्यवस्था को बदला गया। अब क्या व्यवस्था कर दी गई 44वें संविधान संशोधन के बाद में कि यदि आपातकाल को 2 महीने से ज्यादा, 1 महीने से ज्यादा जारी रखना है तो संसद की क्या लेनी पड़ेगी? अनुमोदन लेना पड़ेगा। और वो अनुमोदन साधारण बहुमत से न लेकर क्या लेना पड़ेगा? विशेष बहुमत से लेना पड़ेगा। और ये विशेष बहुमत क्या होगा? संसद के जो उपस्थित सदस्य हैं उनका 2/3 और कुल जो संख्या है सदन की उसके 50% से क्या लेना पड़ेगा? अनुमोदन लेना पड़ेगा। अब संसद का मान लो अनुमोदन क्या हो गया? मिल गया। पहले स्थिति क्या थी? एक बार संसद से अनुमोदन ले लिया, तो एक बार संसद से अनुमोदन लेने के बाद मंत्रिपरिषद की जब तक इच्छा होती थी तब तक इसको जारी रखा जा सकता था। इस व्यवस्था को भी बदल दिया गया और कहा गया कि एक बार संसद से अनुमोदन मिल जाने के बाद भी आपातकाल केवल 6 महीने तक ही जारी रहेगा। 6 महीने बाद में वापस से अगर आपको जारी रखना है आपातकाल को तो फिर से संसद का क्या लेना पड़ेगा? अनुमोदन लेना पड़ेगा। इस प्रकार से हर 6 महीने में संसद का अनुमोदन लेना पड़ेगा। जबकि पहले क्या व्यवस्था थी कि एक बार संसद का अनुमोदन ले लिया तो जब तक चाहो तब तक आपातकाल को जारी रख सकते हैं और इस शक्ति का दुरुपयोग किया गया था। इसी के आधार पर क्या किया गया? इस व्यवस्था को 44वें संविधान संशोधन से बदल दिया गया। उसके बाद यदि 1 साल से ज्यादा राष्ट्रपति शासन, जब हमने पिछली क्लास ली थी तो हमने देखा था कि 1 साल से ज्यादा यदि राष्ट्रपति शासन को जारी रखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 2 परिस्थितियां होनी चाहिए। कौन सी 2 परिस्थितियां होनी चाहिए? या तो देश में क्या लगा हो? आपातकाल लगा हो कहीं पे, या फिर चुनाव आयोग ऐसा कहे कि चुनाव संभव नहीं है। इन दोनों में से कोई एक स्थिति होने पर ही क्या हो सकता है? आपातकाल राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से ज्यादा जारी रखा जा सकता है। पहले ये व्यवस्था थी कि आर्टिकल 352 के तहत लगाया गया आपात, उसके अलावा 356 के तहत लगाया राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत जो वित्तीय आपात लगाया जा सकता है उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, यानी कोर्ट द्वारा उसका न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्था बदल दी गई और कहा गया कि आर्टिकल 352, 56 और 360 के द्वारा यदि इमरजेंसी लगाई जाती है तो उसकी क्या करी जा सकती है? न्यायिक समीक्षा कोर्ट द्वारा की जा सकती है। मूल जो संविधान था उसमें यह व्यवस्था थी कि मूल अधिकार 19 का जो निलंबन है
वो युद्ध, आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी तीनों के कारण ही क्या हो जाएगा, हो जाएगा। युद्ध, आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी तीनों में से कोई आधार पर भी यदि इमरजेंसी लग गई तो आर्टिकल 19 निलंबित हो जाएगा। ये किसमें व्यवस्था थी, मूल संविधान में। लेकिन 44वें संविधान संशोधन से व्यवस्था बदल दी गई। क्या कहा गया कि आर्टिकल 19 केवल तब ही निलंबित होगा जब इमरजेंसी किसके कारण लगी है, या तो युद्ध या आक्रमण, बाह्य आक्रमण के कारण लगी है, आंतरिक गड़बड़ी के कारण यदि इमरजेंसी लगी है, उस स्थिति में जो है मूल अधिकार 19 निलंबित नहीं होगा। आपातकाल लगाने के जो आधार बताए गए थे हमारे मूल संविधान में वो थे युद्ध, आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी। इन आधारों को बदल दिया गया 44वें संविधान संशोधन से, और अब आधार क्या है, युद्ध, आक्रमण की जगह बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ये तीन आधार किसके बता दिए गए, आपातकाल लगाने के। ठीक है, मूल संविधान में यह व्यवस्था थी कि यदि आपातकाल लागू हो गया तो सारे के सारे जो मूल अधिकार हैं उनका जो उनके विरुद्ध संवैधानिक उपचार प्राप्त करने का अधिकार क्या हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा। लेकिन इस व्यवस्था को भी बदल दिया गया और कहा गया कि 20 और 21 नंबर के जो मूल अधिकार हैं उन मूल अधिकारों के विरुद्ध, उन मूल अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक उपचार प्राप्त करने का जो अधिकार है वो सभी नागरिकों को रहेगा, चाहे आपातकाल लग जाए तो भी। उसके अलावा जो अन्य मूल अधिकार हैं उनको क्या किया जा सकता है, उनके लिए संवैधानिक उपचार को निलंबित किया जा सकता है। तो ये कुछ प्रावधान थे जो कि 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इमरजेंसी के संदर्भ में, आपातकाल के संबंध में बदल दिए गए। आगे चलते हैं और बात करते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक, जो राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा है उसके बारे में। जैसा हमने देखा 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये व्यवस्था की गई कि आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात यदि लगाया जाता है तो उसकी क्या की जा सकती है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। 44वें संविधान संशोधन से पहले ये व्यवस्था नहीं थी। लेकिन उसके बाद मिनर्वा मिल जो वाद है उसमें इस चीज को और स्पष्ट किया गया न्यायालय द्वारा, और यह कहा गया कि राष्ट्रपति शासन की जो न्यायिक समीक्षा की जाएगी उसके आधार क्या क्या होंगे। और मिनर्वा मिल्स केस में ये आधार स्पष्ट रूप से बताए। हालांकि 1978 में हमने देखा था, 1978 में जब 44वें संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया तब से न्यायिक समीक्षा को लागू किया गया। राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, वो सही लगाया गया है या नहीं लगाया गया, इसकी न्यायिक समीक्षा न्यायालय कर सकता है। और यह अधिकार जैसे ही न्यायालय को प्राप्त हुआ तो न्यायालय ने 1980 में मिनर्वा मिल वाद में एक निर्णय दिया और उसमें यह बताया कि कुछ आधार हो सकते हैं जो क्या करते हैं, राष्ट्रपति शासन को सही या गलत साबित कर सकते हैं। तो बाह्य प्रभाव जानबूझकर यदि क्या लगाया गया हो, राष्ट्रपति शासन लगाया हो, राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जाना बेतुका हो, असंगत हो, या मेलेफाइड इंटरेस्ट से, दुर्भावना की वजह से क्या लगाया गया हो, राष्ट्रपति शासन लगाया हो। अक्सर ऐसा होता है कि केंद्र सरकार में यदि किसी अन्य राजनीतिक दल की और राज्य में अन्य राजनीतिक दल की क्या होती है, सरकार होती है, तो संघ अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन आरोपित कर देता है। तो मिनर्वा मिल्स वाद में यही निर्णय दिया गया और यह बताया गया कि राष्ट्रपति शासन जो है यदि इन आधारों पर लगाया जाता है तो क्या करा जा सकता है, उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये बात हुई मिनर्वा मिल्स में राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा के जो आधार बताए गए उनकी। उसके बाद एक और प्रसिद्ध वाद न्यायालय के समक्ष इस संदर्भ में आता है कि राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया जाए तो वो किन आधारों पर लगाया जाए। उसके लिए बम्बई वाद नाम से 1994 में बम्बई वाद में माननीय न्यायालय ने एक निर्णय दिया और न्यायालय ने इस निर्णय में कुछ सिद्धांत दिए। किसके संबंध में, राष्ट्रपति शासन के संबंध में। क्या क्या सिद्धांत दिए? पहला सिद्धांत ये दिया कि राष्ट्रपति शासन की जो है न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। मिनर्वा मिल्स वाद में भी इस चीज को बताया गया था, यहाँ फिर से बता दिया गया कि राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। और राष्ट्रपति शासन सही है या गलत है ये किसको सिद्ध करना पड़ेगा? संघ सरकार को, केंद्र सरकार को सिद्ध करना पड़ेगा। ये केंद्र सरकार का दायित्व होगा कि कोर्ट के सामने आके बताए कि राष्ट्रपति शासन हमने जो लगाया वो सही था, हमारे पास में आधार थे, इस कारण हमने क्या लगाया, राष्ट्रपति शासन लगाया। यदि राष्ट्रपति शासन, कोर्ट ये पाता है, न्यायालय ये पाता है कि राष्ट्रपति शासन गलत आधारों पर लगा दिया गया, ऐसी कोई स्थिति विद्यमान नहीं थी कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए राज्य में, फिर भी राष्ट्रपति शासन यदि लगा दिया जाता है
तो क्या करा जा सकता है, न्यायालय द्वारा राज्य का जो विधानमंडल है उसको बहाल किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, बहाल किया जा सकता है, वापिस से सरकार को, राज्य की सरकार को बहाल किया जा सकता है। यदि आपातकाल की घोषणा की जाती है और उसका संसद द्वारा अनुमोदन हो जाता है, उसके पश्चात ही क्या किया जा सकता है, राज्य की विधान सभा का विघटन किया जा सकता है। पहले क्या होता था, सामान्यतः राज्य में क्या होता था, राज्य की जो विधानसभा है उसका विघटन कर दिया जाता था राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के साथ ही। लेकिन अब यहाँ ये सिद्धांत दिया गया बम्बईवाद के अंदर, बम्बईवाद जो 1994 में आया था उसमें, कि यदि आपातकाल की उद्घोषणा लगी हो तब ही राष्ट्रपति शासन लगा होने की स्थिति में क्या किया जा सकता है, विधानमंडल को विघटित किया जा सकता है। इसके अलावा ये बताया गया कि धर्मनिरपेक्षता के आधार पर यदि संघ सरकार को ये लगता है कि धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता या सेकुलरिज्म पर किसी प्रकार का प्रहार राज्य के अंतर्गत हो रहा है, तो इस आधार पर यदि संघ सरकार क्या करती है, राष्ट्रपति शासन लगाती है, तो वो सही है। यानी धर्मनिरपेक्षता चूंकि हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा है, तो यदि इसको लागू कराने के लिए संघ क्या लगाती है, राष्ट्रपति शासन लगाती है किसी राज्य में, तो वो सही है। इसी के साथ यह भी कहा गया कि राष्ट्रपति शासन राज्य में तभी लगाया जाए जब क्या हो, बहुत जरूरी हो जाए, तभी ये राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इसके बाद ये कहा कि राष्ट्रपति शासन हम बताएंगे आपको कि कब सही है और कब गलत है, यानी कब राष्ट्रपति शासन सही होगा और कब राष्ट्रपति शासन लगाया जाना गलत होगा, इसके आधार भी बताए। तो कुल मिला के बम्बईवाद में राष्ट्रपति शासन के संबंध में यह कहा गया कि राष्ट्रपति शासन का जो प्रावधान है उसका कम से कम प्रयोग करा जाना चाहिए, और जब प्रयोग किया जाए तो उसके युक्ति युक्त आधार होने चाहिए, और यदि युक्ति युक्त आधार नहीं है तो न्यायालय को यह शक्ति है कि राष्ट्रपति शासन को समाप्त करके वापस से राज्य की सरकार को बहाल कर दिया जाए। बम्बईवाद में जैसा मैंने आपको बताया, ये आधार बताए गए कि कब तो राष्ट्रपति शासन सही होगा और कब राष्ट्रपति शासन लगाया जाना गलत होगा। यही बातें सरकारिया आयोग ने भी अपनी सिफारिशों में कही थी। आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन कौन से आधार हैं जब राष्ट्रपति शासन गलत या सही हो सकता है। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला आधार, सही का आधार क्या बताया, बम्बईवाद में यह बताया गया कि राष्ट्रपति शासन किन किन परिस्थितियों में सही होगा राष्ट्रपति शासन लगाया जाना। पहली स्थिति ये बताई कि यदि कोई किसी भी राजनीतिक दल को राज्य में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है, कोई भी राजनीतिक दल जो है उसको स्पष्ट बहुमत ही प्राप्त नहीं हुआ, तो किस दल की सरकार बने यही डिसाइड नहीं हो पा रहा, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन वहां लगाया जा सकता है। ठीक है। दूसरी स्थिति क्या बताई कि किसी दल को बहुमत तो प्राप्त हो गया लेकिन वो दल आ ही नहीं रहा राज्यपाल के पास में सरकार बनाने के लिए, अपना दावा ही पेश नहीं करता है, तो उस स्थिति में भी क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाना क्या है, सही है। तीसरी स्थिति क्या बताई, मंत्री परिषद क्या दे दे, राज्य सरकार की जो मंत्री परिषद है वो क्या दे दे, इस्तीफा दे दे, और किसी दूसरे दल के पास में, किसी दूसरे दल, राजनीतिक दल के पास में क्या नहीं हो, बहुमत नहीं हो, सरकार इस्तीफा दे दे और दूसरा कोई राजनीतिक दल है उसके पास में बहुमत नहीं है, तो तब भी क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाना सही है। चौथा आधार बताया कि यदि राज्य की सरकार संघ सरकार के निर्देशों का पालन ना करे, निर्देश कौन से, मनमाने निर्देश नहीं, संवैधानिक निर्देश, संविधान की पालना में दिए गए निर्देशों को यदि राज्य सरकार पालना नहीं करती है तो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि राज्य की सरकारें संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कार्य ना कर रही हों तो भी राष्ट्रपति शासन क्या लगाया जाना क्या है, सही है। साथ ही साथ संघ सरकार को ऐसा लगता है कि राज्य सरकार की सुरक्षा पर खतरा है तो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो ये आधार पर यदि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो बम्बईवाद में कहा गया कि ये सही है। और साथ में यह भी बताया गया कि कब कब गलत होगा राष्ट्रपति शासन लगाना, तो क्या बताया गया कि मंत्री परिषद जो है उसको मान लो उसके विरुद्ध क्या लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अब मंत्री परिषद को एक मौका दिए बिना, मंत्री परिषद को अपना सदन में उसका क्या है, बहुमत है, यह साबित करने का मौका दिए बिना यदि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है तो ये क्या है, राष्ट्रपति शासन गलत है। इसके अलावा भ्रष्टाचार के आधार पर क्या करा जाए कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, इस आधार पर हम राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, ऐसा यदि संघ करे तो ये भी क्या है, गलत है। राज्य सरकार को बिना चेतावनी दिए सीधे ही राष्ट्रपति शासन लागू कर देना भी क्या है, गलत है। तो इस प्रकार से
बोम्मईवाद और सरकारिया आयोग ने अपनी सिफारिशों में यह बताया कि कब कब तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाना सही होगा और किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना गलत होगा। अब हम बात करते हैं, जैसा हमने बताया कि आपात उपबंध एक विवादास्पद विषय हमारे संविधान का रहा है कि आपात उपबंधों की जो व्यवस्था की जा रही थी उस समय भी संविधान सभा में काफ़ी बहस हुई कि इनको लागू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो एक दृष्टि डालते हैं कि क्यों राष्ट्रपति जो है आपात उपबंधों को हमारे संविधान में शामिल किया गया। तो उसको यदि हम देखें तो आपात उपबंधों के द्वारा क्या हो जाता है, एकात्मक लक्षण हमारे संविधान में आ जाते हैं, सारी शक्ति किसके पास आ जाती है, संघ के पास आ जाती है। तो जब सारी शक्ति संघ के पास आ जाती है तो कई बार युद्ध के समय ये चीज जो है वो काम आती है, क्योंकि उस समय क्या होती है, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की क्या होती है, रक्षा करनी होती है और जल्दी जल्दी निर्णय संघ को लेने होते हैं। इसलिए आपात उपबंधों के आधार पर वो निर्णय संघ अपने स्तर पर ले पाता है, राज्य सरकार जो है उसका कोई रोल वहाँ नहीं रहता है। तो एकता, अखंडता, प्रभुता की रक्षा के लिए ये उपबंध जो है उसका महत्व है। उसके अलावा यदि संघ सरकार को क्या करना हो, एकात्मक रूप में यदि बदलना हो, संघीय सरकार में राज्यों को भी बराबर मात्रा में शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन यदि एकात्मक रूप में लाना हो, ऐसी कोई परिस्थिति देश में विद्यमान हो, तो क्या होता है, ये जो आपात उपबंध है ये सुविधा प्रदान करते हैं कि संघ में सारी शक्तियां क्या हो जाएं, केंद्रित हो जाएं। तो इस प्रकार से संघ सरकार को शक्ति देते हुए कुछ विशेष परिस्थितियों में ये क्या हो सकते हैं, उपयोगी हो सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ तथ्यों के बारे में। आपात उपबंधों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, उस प्रकार के तथ्यों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज कि क्या लोकसभा विघटित है, लोकसभा विघटित है उस समय भी क्या 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 आपातकाल लागू किया जा सकता है, तो इसका उत्तर है हाँ। आप लोकसभा विघटित रहते हुए भी क्या किया जा सकता है, आपातकाल को लागू किया जा सकता है, और ये स्पष्ट रूप से आर्टिकल 352 में निहित है ये प्रावधान। जैसा मैंने आपको बताया 1975 में देश में आपातकाल लगा था और आपातकाल की काफी मात्रा में हो हल्ला इससे मचा था और इसकी जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया था। उस आयोग का नाम था शाह आयोग। ठीक है, जो आपातकाल संबंधी प्रावधान हमारे देश, हमारे संविधान में लिए गए हैं वो यूएसए का एक एक्ट है, यूएसए का एक कानून है, अमेरिका का एक कानून है, नेशनल रिकवरी एक्ट 1933। उससे क्या है, मिलते जुलते हैं, उससे क्या रखते हैं, समानताएं। यानी अमेरिका में यदि इमरजेंसी लगानी हो तो वो कैसे लगती है, नेशनल रिकवरी एक्ट 1933 के द्वारा लगती है। तो उसी तरह हमारे देश में भी इसी के प्रारूप में क्या लगाई जाती है, इमरजेंसी या आपात उपबंध लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम आपात उपबंधों के प्रयोग के बारे में कि क्या आपात उपबंधों के कभी प्रयोग भी देश में हुए हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपातकाल या इमरजेंसी की। तो इमरजेंसी ऐसा नहीं कि 1975 में ही पहली बार इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उससे पहले भी इमरजेंसी हमारे देश में लगी थी। कब लगी थी, सबसे पहली बार 1962 में लगी थी जब चीन का आक्रमण हमारे देश पे हो गया था। उसके बाद 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण पर लगती है और उसके बाद 1975 में लगती है पहली बार आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर। इससे पहले दोनों बार जब लगी थी तो वो बाह्य आक्रमण या युद्ध के आधार पर लगी थी, जबकि यहाँ किसके द्वारा, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर क्या लगी जाती है, इमरजेंसी लगाई जाती है। और जैसा आपने देखा था 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से व्यवस्था बदल दी गई थी, आंतरिक गड़बड़ी शब्द को ही हटा दिया गया था कि अब आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर क्या नहीं लगाया जा सकता, आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। इसकी जगह कौन सा शब्द जोड़ दिया गया, सशस्त्र विद्रोह। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में। तो राष्ट्रपति शासन का अनेकों बार प्रयोग हमारे देश में हुआ है। ठीक है, बहुत बार इसका क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। पहली बार जो प्रयोग हुआ था राष्ट्रपति शासन, पहली बार कहाँ लगाया गया था, पंजाब में। सबसे ज्यादा बार आप अखबारों में अभी पढ़ते होंगे, मणिपुर में अभी भी जो है वातावरण जो है वो तनावग्रस्त है। तो सबसे अधिक बार जो राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया वो कौन से राज्य में किया गया, मणिपुर में। राजस्थान के विशेष संदर्भ में यदि हम देखें, राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, तो राजस्थान के विशेष संदर्भ में यदि हम देखें तो राजस्थान में जो आपातकाल राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया है वो 4 बार किया गया है। 4 बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा है। सबसे पहले 13/3/1967, 13 मार्च 1967 को 43 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगता है राजस्थान में। उसके बाद 30 फरवरी 1977 को पुनः 51 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगता है। फिर 17 फरवरी 1980 को 108 दिन के लिए
फिर 15 दिसंबर 1992 को 353 दिन के लिए। तो इस प्रकार राष्ट्रपति शासन अलग अलग समय काल पर राजस्थान में लगता है। किस प्रकार से लगता है ये हम देख चुके हैं। अब बात करते हैं कि वित्तीय आपात भी कभी क्या देश में लगाया गया है। तो अब तक ऐसा कोई मौका नहीं आया है कि वित्तीय आपातकाल को देश में लागू करना पड़े। तो ये थे वित्तीय आपातकालीन उपबंधों को कब कब देश में लागू किया गया उसके बारे में। अब बात करते हैं आपात उपबंधों के बारे में। कुछ फेमस कथन, कुछ प्रसिद्ध कथन जो कहे गए, इनकी आलोचना में भी और इनके महत्व में भी। देखते हैं क्या क्या कथन कहे गए। सबसे पहले बात करें, मिस्टर अंबेडकर ने जो कथन कहा, किसके लिए, आपात उपबंधों के कारण। संविधान सभा में ये कथन उनके द्वारा कहा गया कि ये जो आपात उपबंध हैं ये क्या करते हैं, आवश्यकता के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार देश के संविधान को संघात्मक या एकात्मक चरित्र प्रदान कर देते हैं। यानी जब आवश्यकता हो तब संघ की सरकार की शक्तियां जो है वो बढ़ा देते हैं। और साथ में ये भी कहते हैं कि आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन एक मृत पत्र रहेगा, यानी इसका उपयोग नहीं किया जाएगा और इसका उपयोग केवल अंतिम विकल्प के रूप में ही किया जाएगा, सामान्यतः इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि संविधान सभा और अंबेडकर जो हैं उनके बाद में बहुत बार क्या हुआ, राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया। तो ये मृत पत्र तो कदापि नहीं रहा, मृत पत्र नहीं रहा, बहुत बार इसका प्रयोग किया गया। उसके बाद आती है केवी कामत के स्टेटमेंट के बारे। तो केवी कामत इसी चीज को कोट करते हैं और कहते हैं कि अंबेडकर जी आप तो क्या हो गए, मृत हो गए, लेकिन आर्टिकल 356 जो है वो अभी भी क्या है, जीवित है। वो कैसे कहा इन्होंने, क्योंकि बहुत बार आर्टिकल 356 का प्रयोग किया गया और अंबेडकर क्या कह के गए थे कि ये तो एक मृत पत्र रहेगा, इसका उपयोग ही नहीं किया जाएगा, अंतिम विकल्प के तौर पर इसका प्रयोग किया जाएगा। लेकिन हमने देखा कि 1962 के बाद में बहुत बार इसका क्या किया गया, प्रयोग किया गया। साथ ही केवी कामत इसकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि संविधान का भाग 18 यानी आपातकाल संबंधी उपबंध जो कि भाग 18 में दिए गए हैं, ये एक सर्वाधिकारवाद और पुलिस राज्य को बढ़ावा देता है। क्यों? क्योंकि सारी शक्ति किसमें केंद्रित कर देता है, संघ सरकार में, बहुत ज्यादा शक्ति सरकार के हाथों में दे देता है। तो ये पुलिस राज्य को बढ़ावा देता है, ऐसा इन्होंने कहा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि आपात उपबंधों का प्रयोग करना हमारे लिए क्या है, शर्मनाक स्थिति है, ये भी ये कहते हैं। नेक्स्ट एचवी जो कुंजरू हैं वो ये कहते हैं कि वित्तीय आपात का तात्पर्य है राज्य की वित्तीय स्वायत्तता पर खतरा होना। तो इस प्रकार के कुछ फेमस कोट, कुछ फेमस कथन, कुछ प्रसिद्ध कथन विभिन्न हमारे जो विद्वान हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति शासन या आपातकाल के संबंध में या वित्तीय आपात के संबंध में कहे गए, जिनसे परीक्षा में प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार से जो आपातकाल और राष्ट्रपति शासन है उनके संबंध में संविधान संशोधन हुए, कुछ न्यायालयवाद लाए गए और कुछ कथन इसकी आलोचना और इसके महत्व को दर्शाते हुए कहे गए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।